गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर 12वां जो है वाटर इन द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में जल, इस टॉपिक को हम रिवाइज करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत तीन मुख्य जो प्रक्रियाएं हैं उनका वर्णन करेंगे। पहला है वेपोरेशन, दूसरा है कंडेंसेशन, तीसरा है प्रेसिपिटेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण। तीनों प्रक्रियाओं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट रहेगा। तो हम सबसे पहले इस सीरीज़ में, इस वीडियो में केवल वेपोरेशन जो है वाष्पीकरण उसका वर्णन करेंगे। बाकी जो नेक्स्ट हमारी क्लासेज होंगी उसमें बाकी की दो प्रक्रियाएं कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन, इसका वर्णन नेक्स्ट क्लासेस में हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले है वेपोरेशन। तो स्टूडेंट्स, मॉइस्चर जो होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर वो वेपोरेशन से पहुंचते हैं। जितने भी वाटर बॉडीज़ पाई जाती हैं, जैसे जलीय भाग जो है हमारा, वहाँ जलीय भाग से गैसीय अवस्था में जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है उससे वायुमंडल के अंदर जल की मात्रा पहुंचती है। तो जैसे कोई भी जलीय भाग है, ये वाला, सूरज की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ती है तो ये जो जल है वो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। और हीट होने के बाद यहाँ से जो वाटर वेपर्स हैं, वाटर जो है वो वेपर्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में पहुंचता है और वायुमंडल के अंदर जल की मात्रा को पहुंचाता है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है वेपोरेशन। वेपोरेशन क्या होता है, जब जल जो है लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वेपोरेशन कहा जाता है। आप ये सभी जानते हैं कि जो जल है वो तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। तीन अवस्थाओं में जल है वो पाया जाता है। और वायुमंडल के अंदर जो जल की मात्रा है या मॉइस्चर की जो मात्रा है, नमी जो वायुमंडल में पाई जाती है वो कितनी है, 0 से लेकर 4% के बीच में वाष्पिक जो मॉइस्चर है उसकी मात्रा वायुमंडल में पाई जाती है। वेपोरेशन से हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे पहुंचता है, वायुमंडल में जल कैसे पहुंचता है, ये आप सभी जानते हैं कि वेपोरेशन से पहुंचता है। और वेपोरेशन कहाँ कहाँ से होता है ग्लेशियर से, ओशियंस, रिवर्स, लेक और आइस फील्ड से है, वहाँ से वेपोरेशन की प्रक्रियाएं होती हैं। वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो ग्लेशियर, ओशियन, रिवर, लेक और आइस फील्ड और एक्सेट्रा जो पार्ट्स हैं, जो वाटर बॉडीज़ हैं, वहाँ से वायुमंडल के अंदर जल की मात्रा पहुंचती है। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो भाग वायुमंडल में वाष्पीकरण जो जल की मात्रा को पहुंचाता है उसमें कौन सा नाम आता है, ओशंस। जो महासागर हैं वो सबसे बड़ा साधन है, सोर्स है वायुमंडल में मॉइस्चर को पहुंचाने का। नमी जो वायुमंडल में पहुंचती है उसका मेन सोर्स क्या है, इनमें से ओशियन। क्योंकि ओशियंस की जो मात्रा है वो 71% भाग पर ओशियन फैले हुए हैं, उसमें पानी पाया जाता है। तो ज़्यादातर जो वेपोरेशन होता है, वेपोरेशन की मात्रा जो है वो जो ओशियंस हैं वहाँ से वायुमंडल के अंदर जल पहुँचता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके बाद जो वेपोरेशन वाला हमारा टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। जो इसके बारे में डिटेल जो है वो दी गई है आपकी स्क्रीन पर, देख सकते हैं आप। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंतरिक्ष ज्योग्राफी क्लासेस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका जो प्यार है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वेपोरेशंस वाला टॉपिक शुरू करते हैं। हिंदी में कहते हैं वाष्पीकरण। वेपोरेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें पानी जो है, वाटर है, वो ट्रांसफर्ड होता है फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स। तरल अवस्था से गैसियस फॉर्म में या वेपर्स के फॉर्म में जो कन्वर्ट होता है, ट्रांसफ़र होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेपोरेशन कहा जाता है। जो वाटर रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ हीट टू चेंज इनटू वाटर वेपर्स। जब जल जो होता है लिक्विड फॉर्म से और वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट की आवश्यकता होती है। लिखा है ना, लॉट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा हीट की जो आवश्यकता होती है।
लिक्विड से वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के लिए। वैज्ञानिकों के अनुसार अप्रोक्सीमेट 600 कैलोरीज एनर्जी है वो रिक्वायरमेंट होती है टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर्स। अगर 1 ग्राम पानी जो है वाटर उसको कन्वर्ट करने में किससे, लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 1 ग्राम पानी को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, अप्रोक्सीमेट 600 कैलोरी की आवश्यकता होती है। 600 कैलोरी चाहिए लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। विदाउट एनी चेंज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई भी अगर परिवर्तन नहीं होता है, उस कंडीशन की बात कह रहे हैं कि अगर कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है उस वक्त अगर 1 ग्राम पानी जो है उसको कन्वर्ट होने में 600 कैलोरी की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हीट स्टोर्ड इन द वाटर वेपर्स इज नोन एज लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट बताई गई है कि वो एनर्जी जो लेटेंट हीट वो एनर्जी होती है जो कि लिक्विड जो फॉर्म है वाटर की उसको गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं, उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, उसमें जो एनर्जी लगती है, उसमें जो हीट लगती है उसको क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। मतलब ये कि लिक्विड से अगर गैसेस फॉर्म में पानी कन्वर्ट हो रहा है तो उसमें जो एनर्जी कन्वर्ट होती है, मतलब एनर्जी लगती है, उसको क्या कहते हैं, लेटेंट हीट उसको कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये लेटेंट हीट जो होती है, ये हीट स्टोर्ड इन वाटर वेपर्स इज नोन एज लेटेंट हीट, उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। अब नेक्स्ट है जो वेपोरेशंस है, वेपोरेशन के बारे में अभी हमने सीखा। जो वेपोरेशन है उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। बहुत सिंपल सिंपल से पॉइंट दिए गए हैं। टेम्परेचर, फर्स्ट है टेम्परेचर, सेकंड है ड्राइनेस ऑफ एयर, थर्ड है क्लाउड, फोर्थ है साइज ऑफ वाटर एरिया एंड फिफ्थ है मोमेंट ऑफ एयर। तो सबसे पहले टेम्परेचर, तापमान जो है ये वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। सिंपल है कि जिस क्षेत्र के अंदर तापमान ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पर वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो भी ज़्यादा पाई जाती है। वाष्पीकरण जो है वो भी क्या होगा, ज़्यादा पाया जाता है। तापमान ज़्यादा, वाष्पीकरण भी ज़्यादा पाया जाता है। तो हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी पर इक्वेटर 0 डिग्री, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर सन रेजिज वो डायरेक्ट स्ट्राइक करती हैं, सीधी टकराती हैं। तो ये जो भाग है यहाँ पर तापमान ज़्यादा मिलेगा, मतलब यहाँ पर जो वेपोरेशन है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया वो यहाँ पर ज़्यादा होगी। और जो हमारे ध्रुवों वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर तापमान कम पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर वाष्पीकरण की प्रक्रियाएँ कम होती हैं। इसके अलावा अगर हम पूरे साल की बात करते हैं, साल में जो जून का महीना होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जून और जुलाई के महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, तो उस वक्त वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो सबसे ज़्यादा होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसके अलावा जो जनवरी, दिसंबर और जनवरी का जो महीना होता है उसमें ठंड ज़्यादा होती है, टेम्परेचर कम होता है, तो उस वक्त वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम पाई जाती है। तो समर और विंटर के अकॉर्डिंगली भी जो है वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, क्योंकि टेम्परेचर में वेरिएशन पाया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट आपको। सेकंड जो है वो ड्राइनेस ऑफ एयर, अगर एयर ड्राई होगी, सेकंड जो पॉइंट है, अगर एयर ड्राई है तो उसके अंदर मॉइस्चर्स को ऑब्जॉर्व करने की कैपेसिटी ज़्यादा आ जाती है। अगर जो है वायु जो है वो शुष्क है, शुष्क वायु है, तो इसके अंदर वाष्पीकरण की प्रक्रिया ज़्यादा बनेगी। तो जो क्षेत्र शुष्क होते हैं वहाँ पर वाष्पीकरण ज़्यादा पाया जाता है। जहाँ पर पहले ही मॉइस्ट एयर है, जहाँ पर पहले ही नमी पाई जाती है, या जो है आर्द्र वायु जहाँ पर पाई जाती है वहाँ पर वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वहाँ पर कम पाई जाती है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि जो शुष्क एयर होगी, सूखी हवा होगी, वायु होगी, तो वहाँ पर वाष्पीकरण ज़्यादा, और आर्द्र वायु होगी तो वहाँ पर वाष्पीकरण की मात्रा कम होगी, क्योंकि एयर जो होती है वो ड्राई है तो उसके अंदर जो वाटर क्वालिटी है उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए वहाँ पर
जो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या आएगा, ड्राइनेस ऑफ द एयर में आ जाएगा। इसलिए जो डेजर्ट वगैरह होते हैं या जो जहाँ पर जो बारिश ज़्यादा होती है वो इस क्षेत्र में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा थर्ड जो पॉइंट रहेगा हमारा वो है क्लाउड। क्लाउड्स जो हैं ये हमारा अर्थ सरफेस है, इसके ऊपर ये क्लाउड्स बने हुए हैं जो डायरेक्ट सन रेजेस को रोकती हैं अर्थ तक आने के लिए। क्लाउड जो होते हैं ये सन रेजेस को डायरेक्ट अर्थ तक आने के लिए रोकते हैं। तो यहाँ पर सन रेजेस ना आने की वजह से यहाँ पर वेपोरेशन जो होता है वो कम पाया जाता है, क्योंकि जब सन रेजेस डायरेक्ट आएंगी अर्थ के ऊपर तो वहाँ पर जो वेपोरेशन है वो ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वो सीधी किरणें आती है तो वहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन ना होने की वजह से जो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा और वेपोरेशन की प्रक्रिया ज़्यादा होगी। तो डायरेक्ट सन रेजेस जहाँ पर आती हैं वहाँ पर वेपोरेशन ज़्यादा होगा, और जहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन है या क्लाउड्स ज़्यादा पाए जाते हैं तो वो एज ए ऑब्स्टेकल्स काम करते हैं वेपोरेशंस के लिए, और वहाँ पर वेपोरेशन कम पाया जाता है। तो क्लाउड जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा साइज ऑफ द वाटर एरिया। अब साइज ऑफ द वाटर एरिया में क्या है कि अगर वाटर एरिया काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, जैसे ओशियंस पाए जाते हैं, ओशियंस में वाटर एरिया बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, मतलब बहुत बड़े भाग में ओशियंस फैले हुए होते हैं, तो वहाँ पर वेपोरेशन जो है वो ज़्यादा मात्रा में होगा। अगर छोटे तालाब हैं या कोई और झील वगैरह बनी हुई है तो वहाँ पर वेपोरेशन की जो मात्रा है, जो वाष्पीकरण होगा वो क्या मिलेगा, कम मात्रा में पाया जाता है। तो ओशियंस क्या है, एक बड़ा वाटर बॉडीज है, वहाँ पर वाष्पीकरण की मात्रा ज़्यादा होगी। इसके अलावा जहाँ पर तालाब वगैरह हैं वहाँ पर वाष्पीकरण की मात्रा कम होगी। द लार्जर द साइज ऑफ द वाटर एरिया लार्ज अमाउंट ऑफ वेपोरेशंस। ठीक है, और लास्ट पॉइंट हमारा आ जाएगा मोमेंट ऑफ एयर। लास्ट पॉइंट है मोमेंट ऑफ एयर। फिफ्थ पॉइंट में है एयर मोमेंट जहाँ पे मिलेगी, मोमेंट मोमेंट ऑफ एयर, जहाँ पर हवा चलेगी वहाँ पर वेपोरेशन है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जहाँ पर एयर जो है मोमेंट मिलेगी वहाँ पर जो वेपोरेशन है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जहाँ पर मोमेंट ऑफ एयर कम पाई जाती है वहाँ पर कम मात्रा में वेपोरेशन होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो वाटर बॉडीज़ के ऊपर से अगर कोई एयर जा रही है तो वो अपने साथ ये वाटर बॉडीज़ है, ठीक है, और यहाँ से कोई एयर फ्लो कर रही है तो यहाँ से ये एयर इसके ऊपर से जाएगी तो अपने साथ वेपर्स की मात्रा को लेकर चली जाती है, क्योंकि हवा चलेगी तो अपने साथ वेपर्स जो हैं वो उड़ाकर लेकर चली जाती है। तो मोमेंट ऑफ एयर है ये भी किसको इफेक्ट करती है, एवेपोरेशन को, वाष्पीकरण को। ठीक है, तो वाष्पीकरण कहाँ ज़्यादा मिलेगा, जहाँ मोमेंट ऑफ एयर ज़्यादा पाई जाती है वहीं पर जो है वो ज़्यादा मात्रा में वेपोरेशन होता है। जहाँ पर एयर है वो कम फ्लो करती है या कम बहती है, हवा मंद गति से चल रही है, तो वहाँ पर वेपोरेशन की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 5 जो हैं ये फैक्टर्स आ जाएंगे आपके जो कि वेपोरेशंस को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और आपका प्यार मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और आप इसी तरीके से अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें तो मैं और भी ज़्यादा वीडियो सब्जेक्ट से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड और भी ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।